गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का किया था और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का। टेंसेस बहुत सिंपल है, बस उसमें आपको जो मेन चीज़ें बताई जाती हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट एडवर्बियल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो आपने वो ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सिंपल है ना। क्योंकि गलती से बोल देते हैं हम आई हैव मेट हिम यस्टरडे, तो ये जो पास्ट के एडवर्बियल्स हैं दे शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी प्रेजेंट टेंस, और ख़ास करके यस्टरडे, एगो और लास्ट। लास्ट का मतलब लास्ट ईयर है ना, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट है। यस्टर ईयर, ऐसा नहीं कि यस्टरडे है तो फिर यस्टर ईयर कर दूँ। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो मैंने आपको बताया था, बस दो ध्यान रखना कि ये जो आपका टेंस है, इट इज़ यूज फॉर एक्शन विच स्टार्टेड सम टाइम बैक इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, एक। और दूसरा, ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए अभी भी ख़त्म हुए हैं और उसके इफेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। आपको उदाहरण दिया था मैंने, किसी को आपने पूछा कि वाई आर हर आइज वेट, तो जब आप कह रहे हो कि उसकी आंखें गीली क्यों हैं, तो किसी ने कहा कि सी हैज़ बिन क्राइंग। तो जब आपने ये पूछा किसी से तो उसमें वो रो नहीं रही थी, तो उसका रोना अब कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ था और रोने का इफेक्ट यह था उसकी आंखें गीली थी, तो दैट वाज विजिबल। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी सिंपल है, फॉर्मेट आपको सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हो और मैंने दे भी दिए हैं, तो वो सिंपल है, ठीक है ना। बाद में इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें बारीकियाँ आएंगी, और ख़ास करके तब जब अपन सीक्वेंस और टेंसेस पढ़ लेंगे, है ना, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और एग्ज़ाम में उसी रूप में भी पूछा जाता है। कोई आपको सिंपल टेंसेस के बारे में कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ, अगर आपको अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है तो ये सारे टेंसेस आपको आने चाहिए, जो बहुत आराम से आप सीख सकते हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है, अदरवाइज एक ही सिटिंग में सब टेंस हो सकते हैं। तो अब आते हैं अपन पास्ट सिंपल पे। तो प्रेजेंट सिंपल की तरह इसके भी कुछ फॉर्मेट हैं, 3 फॉर्मेट हैं इसके आपके। एक तो सब्जेक्ट सेम है, तो क्या फ़र्क है, यही तो फ़र्क है पास्ट और प्रेजेंट का, बाकी तो कोई फ़र्क है नहीं आपका। अभी 14 क्यों, एक सेकंड ना बच्चों। ठीक है, वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें वाज वर एक लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करेगी, और आप पास्ट में किसी चीज़ की, किसी आदमी की, किसी की भी स्टेट बता रहे हो, ठीक है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है कि क्या हो सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट को नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव तो होता ही है, और कभी कभी प्लेस ऑफ एडवर्ब भी होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ही वॉज हेयर अ मोमेंट अगो, अभी एगो का इस्तेमाल आप पास्ट में आराम से करें, क्या दिक्कत है। बस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना, कि ये नहीं करना आई मेट हिम 3 days अगो, गलत हो जाएगा, है ना। ही वॉज हेयर ए मोमेंट अगो, एक सेकंड पहले तो यही था वो, है? ये उसकी स्टेट है पास्ट की, तो ये पास्ट की स्टेट बताने के लिए, ठीक है ना। अब इसके अगर इंग्लिश सुधारनी है आपको, चाहे स्पोकन और रिटन हो, तो हर एक फॉर्मेट के खूब सारे सेंटेंस बनाने, ठीक है। और उस सेंटेंस को आपने सिंपल नहीं रखना, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही मेन वर्ब है। आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, कंपाउंड बनाओ, दैट्स राइट, ठीक है। ये सीखना है आपने, ठीक है। आपने कहा, जिसमें आपको कहूँ कि मैं वहाँ था जब ऐसा हुआ, आई वॉज देयर व्हेन दिस हैपेंड, अब ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों। तो ये आपने अपने दिमाग से खूब सारे बनाने हैं अपने आप ही। इतना टाइम मेरे पास में है नहीं कि मैं बैठ के इस फॉर्मेट के सेंटेंस आपको सेंटेंस लिखाऊं, लेकिन जो मैं बना रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, अब उसका प्रयोग करूँ, ठीक है। और इसका अर्थ हो गया जब ये हुआ तब मैं वहाँ पर था, ठीक है ना। आप इसका सवाल भी बना सकते हो, ये पूछ के कि जब ये हुआ तो तू कहाँ था, तो वे वर यू। किसी घर में चोरी होगी तो किसी ने पूछा घर वालों को, भाई तुम कहाँ थे व्हेन दिस हैपेंड, ठीक है ना। आपका वे वर यू, यू है तो आपको वर लगाना पड़ेगा। व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू हाउस, जब चोर तुम्हारे घर में घुसा चोरी करने के लिए से, तो तुम कहाँ थे। अब इंग्लिश में ये सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप उनके सेंटेंस बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, है ना। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये स्टेट बताने वाला है,
खूब सारे बनाओ, जो आपने पढ़ने में उसकी नकल भी करो, दैट्स राइट, ठीक है ना। आपको वहाँ ठंडा था जब मैं वहाँ पहुँचा, तो धीरे 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 सिंपल सेंटेंस से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ना है, ठीक है। मेन क्लोज को आपने असर्टिव इंटरोगेटिव रख सकते हो आप, दैट्स राइट। हाँ, सवाल पूछ सकते हो वाज से आपका, हाँ, वाज इट कोल्ड देयर, क्या वहाँ बहुत ठंड थी, ठीक है। व्हेन यू रीच देयर, जब वहाँ पहुँचे तो बहुत ठंड थी क्या, ओके, सवाल है, दैट्स राइट। कोल्ड की जगह थोड़ा चेंज करो, वाज इट फ्रीजिंग कोल्ड देयर, बहुत भयंकर ठंड थी, वाज इट बोन बाइटिंग कोल्ड देयर व्हेन यू रीच देयर। तो इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश ठीक होगी। और स्पोकन का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, वो सोचते हैं ऐसे ही एक एक दो दो की, नहीं, आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खूब सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने पास इसके दूसरे फॉर्मेट पे। वो दूसरा फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसमें जो हैड है ना आपका, ये हैज़ हैव की तरह है जो पोजीशन शो करती है, ठीक है ना, आपका ध्यान रखना आपको। इफ आई से शी हैड लॉन्ग लस्ट्रस हेयर, घने चमकदार बाल थे, लॉन्ग लस्ट्रस हेयर, चमकदार, लॉन्ग लंबे, तो ये उसके बालों की पोजीशन बता रहे हो आप उस बंदे के लिए, ठीक है। किसने कहा उसके बाहर से दिखाई देता नहीं था, हमेशा शांत नजर आता था। ही हैड अ काम एक्सटीरियर। अब बच्चों इसमें ऐसा ना, मैं तुम ईमानदारी से बता रहा हूँ, इंग्लिश का मतलब कुछ नहीं होता, ये पढ़ोगे तब आएगा, ग्रामर किताब तो नहीं पढ़ेगी काम एक्सटीरियर क्या होता है। तो काम एक्सटीरियर का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का बाहर से दिखने वाला उसका व्यवहार, उसकी एक्सप्रेशन। ही हैड अ काम एक्सटीरियर, यानी बाहर से एकदम शांत नजर आ रहा था, आता था, पास्ट में नहीं है, दैट्स राइट, बट इनसाइड ही वाज स्कैर्ड, अंदर से वो डरा हुआ था। बहुत सारे लोग होते हैं बाहर दिखाते नहीं है वो आपका। तो आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से सेंटेंस, जैसे हम करते थे बचपन में कि हम पढ़ रहे हैं यार, कोई भी सेंटेंस हमको अच्छा लगा तो अपनी डायरी में उतार दिया, फिर उसको इस्तेमाल किया, दैट्स राइट। कितना सुंदर देखो आप। तो बाहर से एक्सटीरियर का अर्थ होता है बाहर, इंटीरियर का अर्थ होता है अंदर का, है ना। तो ही हैड ए काम एक्सटीरियर, तो बाहर से तो एकदम शांत नजर आ रहा था, जैसे एकदम समुद्र की तरह शांत है ये, ठीक है। बट इनसाइड ही वाज स्कैर्ड, बट इनसाइड ही वाज एजिटेटेड, अंदर से वो स्केर्ड था, आंदोलित था। ये कितने सुंदर वर्ड हैं। तो इंग्लिश की ऐसे आप पढ़ाई करें कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश को बोल सकें, ठीक है ना, लिख सकें, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया। अब जो भी आपने पोजीशन शो करने हैं, ठीक है, तो उसे हैड से करो, दैट्स राइट। दे हैड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, ये एक है तो इन्वेस्टमेंट कर लो आपका इन दिस कंपनी। तो इस कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा रखा था, लेकिन लगाने के लिए आपने वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। अगर इन्वेस्ट का इस्तेमाल करो वर्ब के रूप में तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हैं इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दिस कंपनी, लेकिन हैड से बोल सकते हो आपका दे हैड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी, दैट्स राइट आप, ठीक है। उनके पास सब कुछ था जो एक आदमी को चाहिए होता है लाइफ के अंदर, दे हैड एवरीथिंग। ऐसे आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, और यकीन करो कि मेरे भी कहीं लिखे हुए नहीं है, आपका जो मुंह में आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ आपको। They had everything that a man needs in his life. तो उनको सब कुछ था जिसको जो आदमी को चाहिए होता था। They had everything that a man needed in his life. तो एक आदमी जो अपने जीवन में चाहिए था वो सब कुछ उनके पास में था। कितना सुंदर सेंटेंस है आपका। तो ये आपने सेंटेंस बनाने हैं, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हेड का प्रयोग आपने पोजीशन के लिए करना है, ठीक है। उसके पास एक बहुत सुंदर हैंड राइटिंग थी, ही हैड अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो भी पोजीशन में है आपका, दैट्स राइट। ही हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाकिया था, को मजाक करता था हमसे आपका, दैट्स राइट, ठीक है। ही हैड लॉट ऑफ मनी इन हिज बैंक अकाउंट, और ज़्यादा अकाउंट्स कर दो। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब तीसरा फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बच्चों, ये इस टेंस के अलावा और कहीं इस्तेमाल होती नहीं है, केवल सिंपल पास्ट में, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा और साथ में आपके एडजंक्ट आ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा
हेल्पिंग वर्ब के होते हैं, जैसे हैड के, वाज वर के, इस आर एम के, हैज़ बीन के, है ना, इनके नहीं होते, इनके वो एडजंक्ट होते हैं जो आपने एडिशनल वर्ड लगाने हैं, और अगर वर्ब आपके ट्रांसिटिव है तो आगे ऑब्जेक्ट लगा दो आपका, दैट्स राइट। ठीक है ना। इसके मैंने आपको सवाल नहीं बनाए, मैं इसके एक दो आपको क्वेश्चन भी बना देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब इसका सवाल बनाओगे ना तो हैड को तोड़ना पड़ेगा, हैड टूटेगा है प्लस नॉट में, ध्यान रखना, ठीक है। इसका बनाओगे ना तो है प्लस नॉट, सॉरी हैड टूटेगा आपका, तो ये आपका बनेगा आपका डिड प्लस है में, एक सेकंड ना, ठीक कर दूँ इसको, वो तो नेगेटिव था, है डिड प्लस हैव का प्रयोग करना, ठीक है। अगर मुझे पूछना हो कि क्या उसके वो हंसमुख था, तो मैं कहूँगा डिड ही हैव, ऐसे। तो डिड ही हैव आपने पास्ट टेंस में बोलना है, डिड ही हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जिन लोगों के पास में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है तो वो अच्छे माने जाते हैं, ठीक है ना। आप वो चिढ़ते नहीं हैं, उनका मिजाज हमेशा खुश बना रहता है, डिड ही हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपका, ठीक है। क्या उसके पास में तुमको कुछ कहने के लिए था, डिड ही हैव समथिंग टू से टू यू, ऐसा बोलो। अब उसमें तो कोई ग्रामर है नहीं बच्चों आपका, हाँ, डिड ही हैव समथिंग टू से टू यू, उसके पास तुम्हारे को कुछ कहने के लिए था क्या, डिड ही हैव समथिंग टू से टू यू, दैट्स राइट। इसमें क्वेश्चन में आप एनीथिंग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप, ठीक है। और उसके पास में तुमको कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नथिंग लगा दो, ये चेंज भी करना सीखो, डिड ही हैव नथिंग टू से टू यू। तो आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बंदा उसको कुछ कहेगा, लेकिन आपने पूछा कुछ, उसने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा, तो तेरे को कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, सर। तो ये सेंटेंसेस अगर टीचर बोल रहा है, बना रहा है, तो आपको भी सीखने हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव मैंने बनाना सिखा दिया आपको, क्वेश्चन बनाना सिखा दिया, ठीक है आपका। और अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो फिर नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है आपका। इफ आई से ही डिड नॉट हैव, ये नेगेटिव हो गया, एनीथिंग टू से टू मी, तो उसके पास मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं था, है ना। अब यहाँ पर आपने समथिंग का प्रयोग नहीं करना, ठीक है आप, तो इसमें एनीथिंग का ही प्रयोग होगा, ठीक है, नेगेटिव में। और जनरली क्वेश्चंस में अपन इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ जाओ आप जिसमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और मैंने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के अलावा और कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी वर्ब सीखनी पड़ेंगी। मुझे याद आ रहा है कि हम कैसे करते थे जब मैं आपकी एज में था और टीचर ने, इमैनुअल सर ने हमको सिखाया था, तो वही हमको बताते थे कि बच्चों ऐसा ऐसा करो। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो कोई भी टेंस हो, कुछ भी हो, सेंटेंस बनाने हो, खास करके वर्ब, क्यों वर्ब दुनिया में बहुत सारी हैं और वर्ब कंफ्यूज भी करती हैं, बहुत सारी वर्ब आपकी कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। उनकी फॉर्म अलग होती हैं, कुछ आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं जो ईडी लग के सेकंड थर्ड वर्ब बनाती हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको काफ़ी इसके बारे में बता रखा है। फिर कई वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे पुट है, कट है ना, तो ये इरेगुलर फॉर्म में आती हैं। फिर कईयों की फॉर्म आपकी प्रेजेंट की अलग होती है और पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग होते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो ये सीखने आपने, तो हमको टीचर कहते थे कि आप रोज़ जो काम करते हो तो आपके पास में एक वर्ड की लिस्ट होनी चाहिए, और जिस वर्ब को आप इस्तेमाल कर लें सेंटेंस के अंदर, उसके आगे एक डॉट लगा दें और खुली लिखें। हम तो हाथ से लिखते थे, उस ज़माने में कंप्यूटर थे नहीं, ठीक है। डॉट लगा देते उसके आगे, और डॉट से पता लग जाता था इस वर्ब को मैंने कितनी बार इस्तेमाल किया है। तो यकीन मानो कि इंग्लिश की 98%, 95% वर्ब्स हमें याद हो गई। ये ऐसे होता है, दैट्स राइट। चाहे कैसी वर्ब हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, आपको दैट्स राइट। ही बिसीच्ड मी, अपने मुंह पे आ जाते हैं अपने आप, सोचना नहीं पड़ता आपको, दैट्स राइट। तो बिसीच का अर्थ होता है किसी को अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करना। वर्ब के फ्रेज बनाओ, आपको मैंने बोल रखा है, आपका शब्दों को कोलोकेट करने का अर्थ ये होता है कि उनके फ्रेजेस अगर नाउन है तो उसको एडजेक्टिव साथ में उसका और डिटर्मिनर के साथ में, या उसके अंदर एडवर्ब भी जोड़ सकते हो, एक कोलोकेशन बनाओ। अगर वर्ब है तो वर्ब का फ्रेज बनाओ, हो सके तो उसके साथ में एडवर्ब का प्रयोग कर दो, ठीक है आपको, दैट्स राइट। तो किसी को बिसीच करने का अर्थ होता है अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, यानी बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट करना, यार जरूर आना आपका। ही बिसीच्ड मी टू कम टू हिज डॉटर्स वेडिंग, दैट्स राइट, ओके।
प्लीज़ शादी में आना यार, प्लीज़ जरूर। हाँ, तो ये आपके वो मुंह पे आ जाएंगे अपने आप, दैट्स राइट। ठीक है। एक अजनबी ने मेरे से बात की या बात करने की कोशिश की, दैट्स राइट। अ स्ट्रेंजर अप्रोच मी इन द मार्केट। ये हमारे मुंह पे वब ही नहीं आती हैं। जो वब नहीं आएंगी तो सेंटेंस बड़े उठपटांग बनते हैं। अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए हर चीज़ का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंग्लिश में तो स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छे अच्छे शब्दों का, अच्छे अच्छे वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो स्टैंडर्ड अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये बनाइए खूब सारे आपके वर्ब की लिस्ट सामने रखो और जिस वर्ब के टिक मार दो। ठीक है। तो एक ही नहीं मारना है, ध्यान रखना। एक वर्ब के ऊपर कम से कम 8-8, 10-10 डॉट लगे रहनी चाहिए। हमने तो ऐसे ही किया था। बाकी आप अपना देख लो, जो आपको सुविधाजनक, जो आपको अच्छा लगता है, काम वही करो कि जिससे आपको फ़ायदा हो। ध्यान रखना। ठीक है। तो खूब सारे प्रयोग करो आप। ठीक है। ये बेड में गो फ्रॉम देयर, एक बार मैंने आपको बताया बीट, बेड, बिडन, इसकी फॉर्म्स होती हैं। कन्फ्यूजिंग होती है, इसको 4-5 में इस्तेमाल करो तो आपकी हो जाएगी। नहीं करो तो एग्जाम आएगी तो फंस जाओगे। बिट का फॉर्म भी नहीं आएगा। बिट का मतलब बोली लगाना होता है, तब ये बिट 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 होता है। ठीक है। किसी को कुछ कहना होता है तो वो बिट, बेड, बिडन होता है, दैट्स राइट। ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने उसको बाय बाय बोला तो शी बेड मी गुड बाय। ठीक है। विथ टीयर्स इन आइज, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ में उसने मेरे को बाय बाय बोला, गुड बाय बोला। वो अब ठीक है। हाँ, बीट, बेट, बिटन होता है। मुझे नहीं पता इसमें ब्लू लाइन क्यों लगा रखी है। क्या ऑप्शन दे रहा है ये? मेड। मेड नहीं होता। तो कंप्यूटर में आपका कभी बेवकूफ़ी करता है। हर चीज़ आपके कंप्यूटर को नहीं आती अभी। हाँ, खास करके ग्रामर और वो कैबरी वगैरह। हाँ, स्पेलिंग चेक कर लेगा, उसको पता नहीं क्यों लगा। मैं इसमें देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ और ऑप्शन मेरे पास में आ रहा है, आप देख नहीं पा रहे होंगे शायद। तो इसमें मेड आ रहा है, तो मेड थोड़ी आता है। मेड में गुड बाय नहीं होता है ना। आपको शक ना हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वैसे बता रखा है, आपको पढ़ा रखा है। बिड का मतलब बोली लगाना होता है। तो इसके 3 फॉर्म ये हैं। ये एक तरह की रेगुलर फॉर्म है, बिड, बिड, बिड। प्रेजेंट पार्टिसिपल बिडिंग। ठीक है ना। हाउ मच डिड यू बिड ऑन दिस, तो इसमें आप तेने इसमें कितने की बोली लगाई। बोली समझते हो ना आपका, द मनी दैट इज ऑफर्ड, ठीक है, टू बाई दैट आइटम, दैट्स राइट। वो बिड हो गया। और बिड का मतलब अटेम्प्ट भी होता है, बिड का मतलब बोली भी होता है नाउन के रूप में, दैट्स राइट। ठीक है। हाउ मच हैव यू बिड। अब बिड, अगर आपने कितना पैसा तेने बोला है ना, ऑफर किया है। बिड का मतलब ऑफर करना होता है। हाउ मच हैव यू बिड ऑन दिस हॉर्स, घोड़े की कहीं नीलामी हो रही थी, घर की हो रही थी, किसी की भी। और एक होता है बोलने के लिए, बिड, बेड एंड बिडन, ये होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लिस्ट बनाओगे और जैसे मैंने बताया उस लिस्ट में, ठीक है, आपने हर एक वर्ब पे 8-8, 15, 10-10, 15-15, तो 15-20 डॉट लगाते थे कि इसका मतलब आपने इतनी बार इसको बोल लिया है, लिख लिया है, वो शब्द याद हो गया 100%। आप रात को 12 बजे कोई पूछेगा तो बता देते थे कि शब्द का ये अर्थ है। एक पागलपन होता है किसी चीज़ को सीखने का, सीखते नहीं है ना ढंग से आप। हो। अच्छी डिक्शनरीज के अंदर, ठीक है, अच्छी डिक्शनरी बच्चों, ये तो बिट का मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये दे रखा है कि मेरे पास, तो मैं बता सकता हूँ आपको कंप्यूटर की डिक्शनरी से। ये देखो वर्ब की फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फॉर्म दे रखी है। देखो बिट, बेट, बिडिंग आपके सामने है। और ऊपर लिखा ऑफर, ऑफर का संदर्भ है ये। और इसका मीनिंग आपका बोलना भी होता है, तब उसका फॉर्म ये है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी जो किसी को दिमाग में आया, पता नहीं यार, कि जो मेरे स्टूडेंट वही नहीं देखते ना, कभी कभी वीडियो गलती से दूसरे बच्चे भी देख लेते हैं जो जनरली मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। मैं तो वैसे गरीब टीचर हूँ बेचारा। 150 व्यूज़ आ जाए तो मैं आई एम हैप्पी कि बहुत है भैया, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। 30 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, है ना। ये देखो, तो इसमें ये, सॉरी, पहले वाला आ गया। क्या बात है रे, ये आ गया देखो, है ना। तो ये है वर्ब की फॉर्म, बीट, बेड एंड बिडन। ये सीखना है।
तो इसका मतलब कहना होता है, और बिट के साथ में एक यूजेज भी वो शामिल है, वो हमेशा याद रखना है, एग्जाम में भी कई बार इसका प्रयोग आता है। इसका फ्रेज बनाओ, टू बिट समबडी, ठीक है, इसमें टू ऑप्शनल, लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। बिट समबडी डू समथिंग, ठीक है। आई बेड हिम, तो मैंने उसको कहा, आई बेड हिम लीव माई हाउस। अब इसमें आप लीव जो आपका वर्ब, ये वर्ब है, सेकंड वर्ब है, जो नॉन फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब तो ये है ना, जिसकी सेकंड फॉर्म लगाए, तो यहाँ आप चाहें तो टू लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये सब चीज़ें सीखनी है आपने। डिक्शनरी में भी इसका प्रयोग दे रखा होता है, उसको यूजेज कहते हैं। अब ढंग से कोई पढ़ता नहीं है, मेरी तरह कोई आपको डिक्शनरी एंट्री बताता नहीं है, कोई क्या कर सकता है आपका, कांट हेल्प इट, दैट्स राइट। ये देखो आपका लिखा है 2+ और 2 को ब्रैकेट में रखा हुआ है, ही बेड, ठीक है, बेड मतलब किसी को कहा, टू लीव एट वंस, तो उसको एकदम तुरंत जाने के लिए कहा, ठीक। लिखे हुए से घबराना नहीं, ये जो ब्रैकेट में है आपको इसका मीनिंग समझा रखा, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। अब ये देखने की बात है कि लीव आएगा, टू लीव आएगा, तो आप टू लीव भी कह सकते हैं। जो ब्रैकेट में रखा इसका अर्थ होता है कि दोनों आपके एक्सप्रेशन ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया बच्चों, है ना। तो यार ये सब चीज़ें सीखनी बच्चों, सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब ये खूब सारे सेंटेंस बनाइए, इसको नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। आपका जो बेड सेकंड फॉर्म है ना, इसका क्या हो जाएगा, डिड प्लस बेड, ये हो जाएगा ना। फॉर्म भी आनी चाहिए वर्ब की आपको। फिर ये क्या हो गया यार, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमने सीखना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। आप खूब सारे सेंटेंस बनाइए, खूब सारी वर्ब का इस्तेमाल करिए, वर्ब की लिस्ट अपने सामने रखो, ठीक है। दस राइट हो गया काम, दस। और बिड का मतलब अटैम्प्ट भी होता है, ठीक है, टू मेक अ बिड ऑन समबडीज लाइफ। इंग्लिश एक खूबसूरत लैंग्वेज है, ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से समझा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब किसी की जान लेने की कोशिश करना है। यहाँ पर बिड का मतलब अटैम्प्ट होता है नाउन के रूप में भी। तो टीचर की आदत होती है कि भाई अगर कोई शब्द है जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं, जस्ट राइट, तो मैं उनको बता दूं बच्चों को एक साथ ही, ताकि मेरा कॉन्सेंस क्लियर है कि मैंने बच्चों को सब बता दिया है। बाकी इनकी मर्जी है, इनको याद रहता है कि नहीं रहता आप, ठीक है। एक्टिव में, पैसिव में, बड़ा शानदार प्रयोग है ये फ्रेज बहुत शानदार है, इसी को मैं कोलोकेशन कहता हूँ आपको, ठीक है। इसको आप सिंपल पास्ट में कह सकते हो, है ना, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में भी कह सकते हो पास्ट, ठीक है ना आपका। 3 bids वर मेड ऑन हिज लाइफ, तो अब फिर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। 3 bids वर मेड ऑन हिज लाइफ, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि 3 बार उसको मारने की कोशिश की गई। तो हम ढंग से नहीं सीखेंगे तो हमें कैसे आएगा, मुझे बताओ आप, ठीक है। चलिए फिर बाकी का मैं फिर आपको अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। एंड थोड़ा सा प्लीज़ लाइक शेयर कर लें, थोड़ा सा चैनल में नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी का बचा हुआ मैं आपको अगले वीडियो में देता हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सी यू, दैट्स राइट, कीप ब्लेस्ड, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, थैंक यू।